हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, फूलपत्ती करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी जो कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक अपडेटेड है। इसमें टोटल 25 टॉपिक दिए गए हैं। इनका इंडेक्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन इंडेक्स में हम लोग पहले लेक्चर में जो कवर किए जा चुके हैं, पहला टॉपिक और दूसरा कवर किया जा चुका है। यदि आपने प्रीवियस कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के कवर कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में टॉपिक नंबर यहाँ पर तीसरा देखेंगे। थोड़ा ज़्यादा इसमें पेजेस हैं, लेकिन इसमें एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए टॉपिक नंबर दूसरे को कवर करते हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, तो टोटल 25 टॉपिक हैं। दूसरा क्या है, तीसरा ही बनेगा आपका। टॉपिक नंबर 3 पहला दिया है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ, मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। यह विश्वविद्यालय मेरठ की सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लाल टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक के लिए हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा साइकिलिंग ट्रैक सहित खेलों के आधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वाश, भारोत्तोलन, तीरंदाजी सहित कई अन्य खेल की सुविधाएं भी होंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिलाओं, कितनी सीटें हैं, 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट आप भी इसे याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में होगा। अगला टॉपिक है पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित हाईकोर्ट बन गया है। तो याद रखिएगा, यदि एग्जाम में पूछा जाता है भारत का पहला कागज रहित हाईकोर्ट कौन सा है, तो वह केरल हाई कोर्ट होगा, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया है। केरल हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और ई ऑफिस की सुविधाओं के साथ वर्चुअल ऑफिस परियोजना की शुरुआत की, यानी अब हाई कोर्ट में केस फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। केरल उच्च न्यायालय की पहल हमारे सभी नागरिकों के दरवाजे पर ई सेवाएं देने की आवश्यकता पर जोर देती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। तो चीन के संघाई प्रांत में, कहाँ पर, चीन की संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है। अब संघाई में 20 मेट्रो लाइनें और 508 स्टेशन हैं। संघाई चीन की यांगती नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। यह शहर चीन में सबसे अधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र होने के साथ साथ विश्व में भी सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है संघाई, चाइना का। और विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन चीन के संघाई प्रांत में जो है वो उद्घाटन किया गया है, जिसकी कुल लंबाई जो है 831 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट है भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश कौन सा प्रदेश है जो कि भारत का पहला LPG युक्त और भारत का पहला जो है वो धुआं मुक्त राज्य बना है, तो वह हिमाचल प्रदेश है। ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम करने और चूल्हे के धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी।
उज्ज्वला योजना की तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की 26 मई 2018 को। केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 136 लाख निःशुल्क घरेलू रसोई कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत इतने रुपए। आपको जो एग्जाम के पॉइंट आप इसे याद रखना है कि भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। यदि एग्जाम में पूछ भी ला जाता है कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना किससे संबंधित है, तो बिल्कुल केंद्र सरकार की तरह उज्ज्वला योजना से की तरह ही है और ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। अगला है आपका हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का जो आधारशिला रखा गया है कहाँ पर, ये हैदराबाद तेलंगाना में। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी में ऐसे योग कक्ष हैं जिसमें से प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे सब छात्र आ सकते हैं। चिकित्सकीय परामर्श के लिए योग कक्ष प्रत्येक छात्र को अलग से प्रशिक्षण के लिए स्थान या छोटे समूह की कक्षाएं, प्रसव पूर्व योग के लिए कक्ष, 200 लोगों की बैठक क्षमता वाला एक व्याख्यान कक्ष के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए भी कक्ष है। नेक्स्ट है आपका ODF प्लस खुले में शौच मुक्त। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक ODF प्लस गाँव की सूची में तेलंगाना राज्य, कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य भारत में पहले स्थान पर है। तेलंगाना राज्य के 14,200 गाँव में से 13,737 गाँव ODF प्लस सूची में है, जो 96.74% कवर करता है। इसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद कर्नाटका है। तो ODF प्लस गाँव की सूची में नंबर 1 पर जो राज्य है याद रखिएगा वह तेलंगाना है, और वहीं पर उसके बाद तमिलनाडु का नंबर है, इसके बाद कर्नाटका का नंबर आता है। राज्य सरकार ने गांव के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नया तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम भी बनाया है। कल्याणकारी कार्यक्रमों की सुचारू क्रियान्वयन, कड़ी निगरानी, डिजिटल रिपोर्टिंग और गांव में सुशासन की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक सचिव को तैनात किया गया है। अगला है त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है, तो आपका आंसर होगा श्रीलंका। तेल टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। यह त्रिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौता 1987 में की गई थी। इसमें 99 भंडारण टैंक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक 12,000 किलोमीटर की क्षमता है, जो लोअर टैंक फार्म और अपर टैंक फार्म के रूप में फैले हुए हैं। वर्ष 2003 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस तेल फार्म पर काम करने के लिए अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका आईओसी की स्थापना की थी। वर्तमान में लंका आईओसी के पास 15 टैंक हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट आप इसे याद रखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने को मंजूरी दी है, तो वह हो देगा पड़ोसी देश श्रीलंका। अगला है साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप दैट इज सिंप्लीफाई। अल्फ़ाबेट की स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीज़न ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप दैट इज सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया गया है।
तो सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा। और ये सिंप्लीफाई क्या है? तो इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप रहा है। सिंप्लीफाई अमोस ईस्टर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। एक अनुमान के तहत गूगल ने सिंप्लीफाई के लिए लगभग $500 मिलियन का नगद भुगतान किया है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। एग्जाम में मान लीजिए पूछ ही लिया जाए, टर्म से कभी कभी एग्जामिनर खेलता है कि सिंप्लीफाई के संबंध में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप रहा है, यानी सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगला फैक्ट है कोपल टॉय क्लस्टर के बारे में। तो कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कोपल टॉय क्लस्टर। एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि कोपल टॉय क्लस्टर किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कोपल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ पर है? याद रखिएगा, नाम है कोपल टॉय क्लस्टर, कर्नाटका में स्थित है। इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना, पेंट बनाना और अन्य सभी प्रकार की खिलौना निर्माण सामग्री शामिल है। टॉय क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 100 छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयां होंगी। यह क्लस्टर 4000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर सकता है। महिलाओं की भागीदारी सहित इससे 25,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना निर्माण समूहों को मंजूरी दी है। इनमें से 3 मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु में व 2 राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ, तो कर्नाटका बताइएगा। और साथ ही सरकार ने 8 खिलौना निर्माण समूहों को मंजूरी भी दी है, जिसमें कि 3 तो एमपी में होंगे और 1 उत्तर प्रदेश में, 1 कर्नाटक में, 1 तमिलनाडु में, जबकि 2 राजस्थान में होंगे। 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीगुआ और बारमूडा हाल ही में आईएससी में शामिल हुए हैं, याद रखिएगा भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर केजे श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत की प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण व प्रौद्योगिकी लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना होता है। आईएससी का जो मुख्यालय है वह भारत में स्थित है तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। अगला है ओपन राग संग्रहालय। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओपन राग संग्रहालय म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी पर तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं।
तो याद रखिएगा, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है, जो कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय होगा। अगला है गैस क्रेटर गेटवे टू हेल या नर्क का द्वार। तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्ष से जल रहे दरवाजा गैस क्रेटर या नर्क का द्वार को बंद करने का आदेश दिया है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में गेटवे टू हेल काफ़ी चर्चा में न्यूज़ में रहा है, तो यह किस देश से संबंधित है, याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान में। तो इसको बंद करने का आदेश दिया गया है। अब तुर्कमेनिस्तान दरवाजा गैस क्रेटर में लगी आग को बुझाने और इस गड्ढे को बंद करने का प्रयास करेगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 250 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है। यह क्रेटर देश में एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र भी है और वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर काराकुम की चमक कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है ब्लू बुक। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया। आइए देखते हैं व्हाट इज ब्लू बुक। तो ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइंस की पूरी जानकारी लिखी होती है और उसके हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइंस के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। ब्लू की बुक के बाद आती है बात येलो बुक क्या है। तो ब्लू बुक के अतिरिक्त एक येलो बुक भी होती है जिसमें वीआईपी, ब्लू बुक में आपने देखा वीवीआईपी, येलो बुक में क्या है वीआईपी। तो वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर जानकारी होती है। सांसदों और मंत्रियों को किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाएंगे, इसकी जानकारी येलो बुक में होती है। और इससे संबंधित जो कमेटी रही है इसका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, साथ ही इंदु मल्होत्रा कमेटी। तो सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना ने की थी। इसमें बलबीर सिंह जो कि संयुक्त निदेशक आईबी के हैं और सुरेश कुमार जो कि एसपीजी के आईजी हैं, इनमें शामिल हैं। इसके बाद बात आती है इंदु मल्होत्रा कमेटी। तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो कमेटी बनाई गई सुधीर कुमार सक्सेना, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई ये है इंदु मल्होत्रा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई चूक सुरक्षा की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थीं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थीं। अगला तथ्य है वीर बाल दिवस। क्या है वीर बाल दिवस? तो पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। कब? 26 दिसंबर को
प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर साल अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, ठीक है, तो नया दिन घोषित किया गया है। तो डे में पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। यह दिन साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। तो यह तथ्य भी इम्पॉर्टेंट है। इस दिन साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की शहादत हुई थी। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। उन्होंने अधार्मिक मार्ग पर चलने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। चारों साहिबजादे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके और वे एक सामंजस्यपूर्ण विश्व बनाना चाहते थे। अगला तथ्य है भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। मोबाइल वैन को KVIC यानी खादी और ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोकेहरा में 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिजाइन किया गया है। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 3 कुंटल यानी 300 kg शहद संसाधित कर सकती है। 1 घंटे में, माफ कीजिएगा, 8 घंटे में कितना, 300 kg। वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला वैन जो होगी हनी प्रोसेसिंग वाली, जो कि 8 घंटे में 300 kg शहद जो है संसाधित करेगी। साथ ही साथ वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी होगी जो तुरंत शहद की क्या है, गुणवत्ता की जांच भी करेगी। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्देश्य शहद उत्पादन के माध्यम से मीठी क्रांति के अनुरूप मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना तथा ग्रामीण शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना है। अगला तथ्य दिया है खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के बारे में। तो खादी और ग्रामो उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मंत्रालय की अधीन कार्य करता है और इस आयोग ने वर्ष 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगला तथ्य है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की थी। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा मैनपुरी जो स्थित सैनिक स्कूल है इसका नाम जनरल बिपिन रावत की सैनिक स्कूल के नाम से होगा, याद रखिएगा। अगला फैक्ट है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से संबंधित। तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर ऑन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करता है। यात्रा, वित्त, एरोस्पेस और विमानन उद्योग के लिए विमानन डेटा की पेशकश करने में विशेषज्ञता रखने वाले संगठन सीरियम द्वारा की गई समीक्षा में हवाई अड्डे को वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सीरियम की रिपोर्ट के द्वारा भारत के किस हवाई अड्डे को जो है टॉप 10 में शामिल किया गया है, तो यह चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। टॉप 10 में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। चेन्नई एयरपोर्ट भारत का 6ठा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा भी है। विश्व में पहले 3 स्थान पर
संयुक्त राज्य अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा, दूसरे नंबर पर जापान का फुकुओका हवाई अड्डा और तीसरे नंबर पर हानेडा हवाई अड्डा जापान का है। और चेन्नई एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। अगला है आपका इंडोनेशिया की नई राजधानी। इंडोनेशिया संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में, तो जकार्ता से जो राजधानी ट्रांसफ़र की नई राजधानी है बोर्नियो द्वीप में स्थित एक है द्वीप नुसंतारा। ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर पर एक साइट स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है जिसे नुसंतारा नाम दिया गया है। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नुसंतारा। नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालीमंतान प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनई के साथ मिलती हैं। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी जो कि जकार्ता से हो गई है अब नुसंतारा, और नुसंतारा की जो सीमा लगेगी वह मलेशिया और ब्रुनई के साथ होगी। इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर और घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है, इसलिए इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया राजधानी को। वर्ष 1949 में देश की स्वतंत्र होने के बाद से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा है। राजधानी का जावा द्वीप से बोर्नियो द्वीप में स्थानांतरित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण बढ़ती वित्तीय असमानता भी है। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा है। नुसंतारा को टच करने वाले जो देश हैं उससे लगने वाले जो सीमा बना रहे मलेशिया और ब्रुनई के साथ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो यह लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप ने 15 से 18 वर्ष की आयु की सभी पात्र बच्चों को टीकाकरण कर दिया है। इसके साथ ही लक्षद्वीप सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ था। लक्षद्वीप ने लगभग सभी बच्चों के टीकाकरण का यह कार्य 1 सप्ताह के भीतर हासिल किया है। इससे पहले लक्षद्वीप ने अन्य समूह जैसे कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 से अधिक आयु वर्ग में भी 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। तो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ? जैसलमेर, राजस्थान में। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर, राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल था। 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में इस राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण के बाद से यह इस ध्वज का 5वां सर्वाधिक यानी 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन। तो सबसे पहले जो अनावरण किया गया था इस प्रकार का, वो सबसे पहले लेह लद्दाख में हुआ था। यह 5वां जो रहा है, जो कि सबसे बड़ा हो चुका है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है जैसलमेर, राजस्थान में। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। तो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए इसकी मानक को ज़रूर याद रखिएगा। 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका जो वज़न है लगभग 1400 किलोग्राम है, जिसे 70 खादी कारीगरों ने 49 दिनों में तैयार किया था। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीयता की सामूहिक भावना के साथ साथ खादी शिल्पकला की विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो कहाँ पर होगा? केरल में। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर
मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? याद रखिएगा, केरल में। यह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेटर होगा। इस केंद्र का बतौर औद्योगिक भागीदार टाटा स्टील लिमिटेड, कौन? टाटा स्टील लिमिटेड होने की उम्मीद है। इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। केरल सरकार के सहयोग से की जाने वाली इस पहल से राज्य के ज्ञान उद्योग क्षेत्र को तेजी से बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। DUK के डॉक्टर AP जेम्स और सीमेट की डॉक्टर A सीमा परियोजना के मुख्य जांचकर्ता होने के साथ ही इसका नेतृत्व भी करेंगी। कार्बन के एक रूप में ग्रेफाइट से बने ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है। तो ग्राफीन क्या? कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बने एक अणु की मोटी वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ होगा? केरल में। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला तथ्य है पहली बैडमिंटन अकादमी है। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। यह सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, पेरिस, फ्रांस में होने वाले वर्ष 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन की टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला फैक्ट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने को कब घोषित किया है? तो हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह घोषणा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह के दौरान की गई है, जो 10 जनवरी से 16 जनवरी 2020 के बीच मनाया गया था। यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को भारत की दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद वर्तमान में भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व में तीसरा स्थान है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भारत का जो विश्व में स्थान है, याद रखिएगा, तीसरा स्थान है। जैसा कि आप रैंक में भी पढ़ते हो, तीसरा है अक्षय ऊर्जा रैंक इंडिया की। तो स्टार्टअप में भी जो है पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व में जो है तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव। तो भारत का पहला जो नैपकिन मुक्त गांव है वह कुंबलंगी गांव है। कुंबलंगी एर्नाकुलम जिला केरल का जो गांव है कुंबलंगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुंबलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। इससे पहले इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में भी प्रशंसा प्राप्त की है। तो भारत का पहला मॉडल पर्यटन गांव कुंबलंगी है और भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव भी कुंबलंगी ही बना है। यह कदम अवलकाई पहल का एक हिस्सा है जिसे HLL प्रबंधन अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की थिंगल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया गया है। अवलकाई पहल के तहत कुंबलंगी गांव में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए 5000 मेंस्ट्रुअल कप वितरित किए गए हैं। तो भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव जो बना है वह कौन सा है? कुंबलंगी। किस राज्य का है? केरल राज्य का एर्नाकुलम जिले का गांव है। अगला है आपका संघीय कॉर्पोरेट टैक्स।
संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी आय में विविधता लाने हेतु वर्ष 2023 के मध्य से एक कारपोरेट टैक्स शुरू करने की घोषणा की है। एग्जाम में पूछा जाता है संघीय कारपोरेट टैक्स का संबंध किसी से होगा, तो संघ से याद आ रहा संयुक्त, ठीक है, सा पहला मिल रहा है तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे मिलाने की कोशिश कीजिएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात चाहता है कि अपनी आय में विविधता लाने हेतु वर्ष 2023 के मध्य से एक कारपोरेट टैक्स शुरू करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात लंबी समय से टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है और यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्षेत्रीय मुख्यालय भी है संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन जून 2023 से यह 3,75,000 हरदम मुद्रा से अधिक लाभ पर 9% कर लगाना शुरू कर देगा। कितना परसेंट? 9%। तो जिन कंपनियों की वहाँ पर हैं कंपनियाँ संयुक्त अरब अमीरात में, तो जो वहाँ की मुद्रा है दिरहम, ठीक है, हरदम दिरहम जो मुद्रा है, तो दिरहम जिनकी इनकम जो होगी 3,75,000 दिरहम, तो अगर उससे अधिक कमाएंगे तो 9% जो है टैक्स जो है अदा करना होगा संयुक्त अरब अमीरात को। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में एक मोटरसाइकिल अभियान नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से इस अभियान का आयोजन किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 16 अप्रैल 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स नया अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के लिए पूरे देश से 75 बाइकर्स का चयन किया गया, जो कि 6 समूह में यात्रा करते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 9,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस अभियान पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश पहल को भी बढ़ावा देने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। तो याद रखिएगा, देखो अपना देश जो टैग लाइन है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाई गई पहल है। देखो अपना देश और नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स किस मंत्रालय के अधीन, याद रखिएगा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय की जो है वो शुरुआत है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। साथ ही साथ संस्कृति मंत्रालय प्लस अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इस अभियान का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एयर इंडिया। 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। किसको? टाटा सन्स को। इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाइलेस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% इक्विटी शेयर मिले हैं। तो एयर इंडिया का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, टाटा सन्स के द्वारा। एयर इंडिया AIXL के साथ मुख्य रूप से घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा, एयर कार्गो परिवहन सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है। एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज दिल्ली, हैदराबाद, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम की हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं भी प्रदान करती है। एयरलाइंस की जो स्थापना है कब की गई थी? तो एयरलाइंस की स्थापना 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। तो हाल ही में एयर इंडिया का जो अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट यही है, टाटा सन्स को सौंप दिया गया। दैट्स इट, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव।
तो 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की युवाओं की आवाज़ सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि संसदीय का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष की उम्र आपकी अधिक होनी ही चाहिए, या 25 वर्ष आपने कंप्लीट कर लिया है। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कब से कब तक आयोजित रहा? तो 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज गेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ पर? इंदौर में। किसने? गेल ने। तो गेल ने एमपी के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। तो याद रखिए कहाँ पर? गेल के द्वारा इंदौर में। इंदौर में कार्यरत एचपीसीएल के साथ गेल की संयुक्त उद्यम कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप गेल ने सिटी गैस वितरण नेटवर्क में हाइड्रोजन सम्मिश्रण की तकनीकी व्यावसायिक संभाव्यता स्थापित करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में हाइड्रोजन सम्मिश्रण शुरू किया है। गेल ने सिटी गेट स्टेशन इंदौर में स्लेटी हाइड्रोजन इंजेक्शन अर्थात भरना शुरू किया है। इस स्लेटी हाइड्रोजन को बाद में हरित हाइड्रोजन से बदल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना गेल के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू किया गया है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक। विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर एजमुइडेन में किया गया है। समुद्र के लॉक का उद्घाटन डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने किया था। इजमुइडेन सी लॉक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इस पर बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण वर्ष 2016 में शुरू हुआ था और इसे वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना था, मगर टेक्निकल कारणों के रहते अब कार्य लगभग संपूर्ण हो गया है। यह शुरू में नियोजित बजट से लगभग $338 क्या है अधिक हो गए। यहाँ याद जो आपको रखना है, बस इतना ही याद रखो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटी सी बंदरगाह शहर एजुमुइडेन में किया गया है। कहाँ पर? एजुमुइडेन। ठीक है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र। भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र कहाँ पर? तो याद रखिएगा केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल द्वारा किया गया है। तो भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र का जो निर्माण है वह भेल के द्वारा किया गया है। भेल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और स्थापित 0.25 TBD क्षमता का CTM पायलट संयंत्र वर्तमान में राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है। गैसीयकरण या वातीयन प्रक्रिया से उच्च राख वाले भारतीय कोयले का मेथनॉल में रूपांतरण में भारत में अपनी तरह का पहला तकनीकी प्रदर्शन है। यहाँ पर बस इतना याद रखो कि भारत का पहला कोयला मेथनॉल संयंत्र किसके द्वारा निर्माण कराया गया है? तो याद रखिएगा भेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया था।
इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 2 अन्य परियोजनाओं के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया, जिनमें एक अत्याधुनिक सिविल सर्विसेज कॉलेज और 8 मेगावाट की सौर पीवी फार्म का निर्माण भारत के विकास सहयोग से के तहत किया जाना है। इस दौरान मॉरिशस की प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की है कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम होगा, तो वह देश है मॉरिशस। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 जनवरी 2022 को भारत की राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इन्हीं मनसुख मांडविया पर ही लगाना है आपको, प्रधानमंत्री पर नहीं लगा देना है, क्योंकि अक्सर वही करते रहते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। स्मारक डाक टिकट के डिज़ाइन में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाते हुए दिखाया गया है, जिसमें कोवैक्सीन सीसी की छवि है। कोवैक्सीन। अगला तथ्य है पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। 28 जनवरी 2022 को दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से भारतीय संगीत को विश्व के समक्ष लाने का आग्रह किया और लोगों से संगीत पर आधारित स्टार्टअप स्थापित करने पर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक फाउंडेशन से भारतीय संगीत के वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी में उनका निधन हुआ था। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना पंडित जसराज की बेटी सारंगदेव पंडित और उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने की है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथ ही साथ याद रखिएगा पंडित जसराज जो रहे हैं वो एक शास्त्रीय गायक रहे हैं। अगला तथ्य है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 19 मार्च 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा 35वां सूरजकुंड। तो सूरजकुंड मेला आप जानते हो हरियाणा में लगता है, और अब जो है 35वां है, तो सिंपल सी बात वहीं होगा। तो 35वें की सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया है और इस वर्ष मेले की थीम स्टेट जम्मू और कश्मीर है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इतना के लिए महत्वपूर्ण है कि सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, तो हरियाणा में लगता है। साथ ही साथ जो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला रहा है, इसमें जो भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ था वह रहा है उज्बेकिस्तान। साथ ही साथ इस मेले का जो थीम राज्य रहा, थीम स्टेट रहा है, वह जम्मू और कश्मीर रहा है। अगला है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना। कर्नाटक सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रंगोली रायन्ना के नाम पर 180 करोड़ रुपए की लागत से एक सैनिक स्कूल की स्थापना करेगी, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। संगोली रायन्ना कित्तूर के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपनी मृत्यु तक रानी चेन्नम्मा के साथ व्यक्तिगत सिद्धांत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने कित्तूर साम्राज्य के राजा और राजकुमार को मार डाला था तथा सिंहासन का कानून कोई उत्तराधिकार नहीं होने का फायदा उठाकर वे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कित्तूर साम्राज्य पर नियंत्रण करना चाहते थे। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ये सब रहे हड़प नीति के तहत, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन रहा है, जो अवध रहा है उसको हड़प नीति के तहत नहीं, जबकि वहाँ का कानून प्रसाद अच्छा नहीं था इसलिए उन्होंने हड़प लिया था। ठीक है, तो अवध जो है इसका एक्सेप्शन रहा है। हिस्ट्री में पढ़ते हो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना
राज्य याद रखिएगा कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय। कर्नाटक सरकार द्वारा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए एक नया कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय की जो बात हो रही है, राज्य याद रखिएगा कर्नाटका। यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है और पिछड़े क्षेत्रों में परिणाम उन्मुखी परियोजनाओं की ज़रूरत भी है। नई पीढ़ी और युवाओं को नवीनतम कौशल से परिपूर्ण करने के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय वर्तमान समय की आवश्यकता है। कर्नाटक के चयनित हिस्सों में भर्ती और शिक्षा संस्थानों में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 8% सीटें आरक्षित करने का नियम है। अधिकारियों को रिक्त पदों और क्षेत्र के विशेष दर्जे के तहत पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों का विवरण जमा करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय किस राज्य से संबंधित, कर्नाटका। अगला आता है शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाटक की संगमा ने शिलांग में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। तो शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क आप नाम से ही पकड़ ले जाएंगे कि राज्य होगा मेघालय। तो यह टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय की IT पेशेवरों को अपने गृह राज्य में कार्य करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य है विश्व में काम कर रहे मेघालय के युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का एक मंच पर अभिसरण करेगा। इस टेक पार्क को प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया गया है जो कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वहीं बाद के चरणों के लिए शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी TTT मॉडल पर संचालित किया जाएगा। तो शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ होगा, मेघालय। गणतंत्र दिवस परेड 2022। 26 जनवरी 2022 को भारतीय संविधान को अपनाने की उपलक्ष्य में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। सेना के 3 अंगों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों का प्रदर्शन विभिन्न राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों से झांकियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जजों के 3 पैनलों की नियुक्ति की गई थी। अब इसमें जो विजेता रहे हैं देखते हैं। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेनाओं की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को CPF व अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में नामित किया गया है। तो जो CISF है इसको CPF या अन्य सहायक बलों में जो है सर्वश्रेष्ठ चुना गया। वहीं पर भारतीय नौसेना जो तीनों सेनाएं हैं थल और वायु, इसमें जो भारतीय नौसेना रहा इसको बेस्ट चुना गया। इसके बाद झांकी में देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रदर्शन में अपना प्यारा उत्तर प्रदेश रहा है। अगला है केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो मंत्रालयों में आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्रालय प्लस नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये दोनों टॉप पर रहे हैं। लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तो ये रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश क्या, तो उत्तर प्रदेश 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप रहा है उत्तर प्रदेश की झांकी। ये लोकप्रिय श्रेणी राज्यों में रहा है महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खोला गया है जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है।
इस कैफ़े का नाम स्नो ग्लू है, जिसे वसीम शाह ने बनवाया है। कश्मीर के गुलमर्ग में बनाए गए इस कैफ़े का व्यास 44.5 फीट और ऊंचाई 37.5 फीट है। से पहले सबसे बड़ा कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में था, लेकिन अब अपना प्यारा भारत भी नाम आ गया। नंबर 1 पर है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, कहाँ? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। स्विट्ज़रलैंड का कैफ़े जो रहा है वह 33.8 फीट लंबा रहा है, जबकि जो अपना प्यारा भारत का है ये 44 कर दिया गया। यानी ये कितना फीट लंबा, तो ऊंचाई की बात करोगे तो 37 रहा है। ये तो 37 ये भी ज़्यादा हो गया, और 42 के बाद 44 अपना है, ये भी ज़्यादा हो गया। तो स्विट्ज़रलैंड का रिकॉर्ड दिया तोड़ किसने? गुलमर्ग ने। इससे पहले सबसे बड़ा कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में था। यह कैफ़े इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। इस कैफ़े में 2 खंड है, जिसमें एक खंड है कला के लिए और दूसरा खंड है बैठने के लिए। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। नेक्स्ट है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। 8 मार्च 2022 को भारत की अग्रणी थिंक टैंक स्कॉच द्वारा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जारी की गई है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों का अध्ययन करती है। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर शीर्ष रैंक हासिल किया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर उड़ीसा, फिर गुजरात और महाराष्ट्र है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर भी किसने लिया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया नहीं, याद रखिएगा, वही है। अगला है आपका आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। कौन सा कोर्स? सलालम। तो आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। एशियाई व ओलंपिक की तैयारी के लिए बनाए जा रहे इस कोर्स की लागत 10 से 15 करोड़ तक आएगी। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पर ये बनने जा रहा है? भारत का पहला होगा। किस शहर में दोस्त? भोपाल। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के हांगझोउ शहर में होगा। कहाँ? चीन की हांगझोउ शहर में। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। अभी 2 नेचुरल कोर्स ही हैं जो महेश्वर और होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। इन्हीं कोर्स पर खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। अगला फैक्ट है अटल सुरंग। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी? अटल सुरंग। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके का एक संगठन है जो प्रामाणिकता के साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। मनाली को हिमाचल में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। तो इसकी लंबाई इम्पॉर्टेंट हो जाती है, 9.02 किलोमीटर है, याद रखिएगा अटल सुरंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश की लाहौल व स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। तो इसका जोड़ प्लस लंबाई याद रखिएगा, और साथ ही लोकेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यह केंद्र निम्नलिखित है। पहला है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। तो एक तो होगा IIT बॉम्बे में, दूसरा होगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में। तो पहला IIT बॉम्बे है और दूसरा होगा NCASR कहाँ, बेंगलुरु। तो जवाहरलाल यानी NCASR बेंगलुरु और दूसरा आपका कहाँ है, IIT बॉम्बे। तो इन दोनों को याद रखिएगा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से इन केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिसे औपचारिक रूप से दिसंबर 2021 में स्वीकृत किया जा चुका है। ये केंद्र देश की सामूहिक ताकत को एक साथ लाने में मदद करेंगे और व्यवहार्य अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार रोडमैप के विकास में सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका फैक्ट है वो है कम्युनिटी इनोवेटिव फेलोशिप है। तो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप में क्या है, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दैट इज UNDP ने संयुक्त रूप से 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप CISF का शुभारंभ किया है। तो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किसने किसने किया है संयुक्त रूप से, तो अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, उपरोक्त तो सभी लगाइएगा, तीनों के तीनों। इस फेलोशिप को प्री इनोवेशन मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सामाजिक उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी। यह 1 वर्ष की अवधि तक चलने वाला गहन फेलोशिप कार्यक्रम होगा, जिसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना महत्वाकांक्षी समुदाय नवप्रवर्तक के लिए तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप जो है किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया है, तो अटल नवाचार मिशन प्लस नीति आयोग प्लस UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला है आपका भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में, कहाँ पर, दिल्ली का होगा किशनगंज, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना की स्थापना 30 करोड़ 76 लाख रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। भारत के लिए ओलंपिक की कुश्ती प्रतिस्पर्धा में रेलवे के सुशील कुमार, साक्षी मलिक, रवि कुमार और बजरंग पुनिया ने अधिकांश पदक जीते हैं। रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड के जरिए भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर देश की खेलों को बढ़ावा देने में अपना योगदान देने के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन के साथ नौकरी की सुरक्षा देकर बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की सहायता की है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ होगी, तो दिल्ली के किशनगंज में। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा, तो रेल मंत्रालय के द्वारा, वरना कहीं स्पोर्ट मिनिस्ट्री आ गई तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री डाल दो तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका डार्क थान 2022। 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डार्क थान 2022 का आयोजन किया है। किसने? NCB ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्क थान 2022 का आयोजन किया है। भारत में ड्रग कंट्रोल प्रवर्तन के मामले में नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत NCB ने हाल के दिनों में महत्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त की है। डार्क थान 2022 में प्रतियोगियों को डार्क वेब क्रॉलिंग के आधार पर सक्रिय नशीली दवा तस्करों तथा उनसे संबंधित नए बाजारों की पहचान करते हुए निष्क्रिय लोगों को रिहा करने और डिजिटल फुटप्रिंट पर दवाओं की बिक्री करने वाले डार्क नेट बाजारों की पहचान कर उन्हें
सूचीबद्ध करने के लिए एक समाधान प्रदान किया है। तो याद रखिएगा, समाधान प्रदान करना है तो डार्कथॉन 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा एनसीबी के द्वारा, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चलिए अगला है आपका वाटर टैक्सी सेवा। बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। कहाँ पर? मुंबई में। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वां शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। वाटर टैक्सी सेवाएं डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होंगी और नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और जीएनपीटी के आसपास के स्थानों को भी जोड़ेगी। तो वाटर टैक्सी शुरू करने वाला जो शहर है, याद रखिएगा, मुंबई। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण इस परियोजना की कुल लागत 8 करोड़ 37 लाख रुपए है। वाटर बस या वाटर टैक्सी एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है जिसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस सेवा की योजना कई स्टाफ के साथ बनाई जा सकती है। यह टैक्सी के समान यह सेवा कई स्थानों पर ऑन डिमांड उपलब्धि कराई जा सकती है। तो याद रखिएगा, वाटर टैक्सी शुरू कहाँ पर की गई है? मुंबई में। मुंबई टू नई मुंबई। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 15 एकड़ में फैले बायो सीएनजी संयंत्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एक निजी कंपनी के लगभग 150 करोड़ के रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। इस संयंत्र को इंदौर नगर निगम द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी बायो सीएनजी इकाई बताया जा रहा है। आईएमसी के अनुसार इस बायो सीएनजी प्लांट से आने वाले कुछ सालों में इंदौर में करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलेंगी। एशिया के इस सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र में हर रोज 550 टन गीले कचरे व 18,000 किलोग्राम बायो सीएनजी और बड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद बनाई जा सकेगी। इस संयंत्र में आईएमसी के खजाने से कोई पूंजी नहीं लगाई गई है, बल्कि गीला कचरा मुहैया कराने के बदले निजी कंपनी की ओर से शहरी निकाय को प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ रुपए का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। तो इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर गुजरात में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। इसकी घोषणा 7 जनवरी 2020 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की थी। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ की साझेदारी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला तथ्य है 100वां हर घर जल जिला। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जिला बना है। तो याद रखिएगा, 100वां हर घर जिला हिमाचल प्रदेश का है। कौन सा? चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है तथा अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले जैसे कि भद्राद्री, कोठागुडम, जयशंकर भूपल्ली, कोमाराम भीम, आसिफाबाद और हरियाणा का मेवात। जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने की सरकार की संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है। तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत जो सरकार का लक्ष्य है कब तक हर घर जल, वह वर्ष 2024 तक है। याद रखिएगा टारगेट भी। 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19 करोड़ 27 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। तो घरों में नल के पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत टारगेट सरकार का कब तक है? 2024 तक पूरा कर लेना है।
100वां जो हर घर जल जिला बना है, याद रखिएगा, जिले का नाम है चंबा। बढ़ते हैं आगे। अगला है पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमा एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। कंपनी के पास थर्मल त्वरित एनारोबिक पाचन दैट इज TAD रिएक्टर की तकनीकी है, जो बायोमास से हाइड्रोजन, मीथेन और बायोचार का उत्पादन कर सकती है। बीजल ग्रीन के पास अभी तक नामित संयुक्त उद्यम में 50% का स्वामित्व होगा और अन्य 50% इच्छुक किसानों से आएंगे। तो याद रखिएगा, पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का जिला है खंडवा, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। नेक्स्ट है निकर्षण सदन म्यूजियम। 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में, कहाँ पर? विशाखापत्तनम में निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है। तो निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? विशाखापत्तनम में। निकर्षण सदन ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ड्रेजिंग म्यूजियम है। म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और विशालकाय समुद्री संरचनाओं की नींव डालने वाली मशीन के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। ड्रेजिंग जल निकायों के नीचे से गाद और अन्य सामग्री को हटाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मंत्री ने कौशल विकास सुविधा, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, निकर्षण सदन म्यूजियम कहाँ पर? यह विशाखापत्तनम में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है दुर्गा तेल कुआं। 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। दुर्गा तेल कुआं कहाँ? बाड़मेर, राजस्थान में। यह तेल केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था, जो उन्हें ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत किया गया था। यह जो ब्लॉक है बाड़मेर जिले के चौहटन और गुड़ामलाड़ी तहसील में स्थित है। यह ब्लॉक 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो कंपनी के 41 ब्लॉकों में से एक था। इसे 2018 के दौर में जो है आवंटित किया गया था। बस याद रखिए दुर्गा तेल कुआं कहाँ से संबंधित है, तो प्लीज़ याद रखिएगा बाड़मेर, राजस्थान से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यह जो खोज है वह तीसरी ऐसी खोज है जिसे कंपनी ने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सूचित किया है तथा इसे दुर्गा नाम दिया गया है। तो दुर्गा तेल कुआं कहाँ? बाड़मेर, राजस्थान। अगला है डेफेक्सपो 2022। तो डेफेक्सपो 2022 गांधीनगर, गुजरात में। याद रखिएगा कहाँ? गांधीनगर 2022 में, यहाँ पर जो है गुजरात में आयोजित किया गया है। 10 से 14 मार्च 2022 को गांधीनगर, गुजरात में एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफेक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने भागीदारी की है। भारत की प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी का फोकस देश को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करने पर था। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे 900 भागीदारों में से 100 से अधिक विदेशी रहे हैं। तो डेफेक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया है 10 से 14 मार्च 2022 के बीच। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है। 1000 ड्रोन डिस्प्ले इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण था। यह दूसरी बार है जब देश में ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इससे पहले 29 जनवरी को दिल्ली में बीटिंग स्ट्रीट के दौरान भी इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि डेफेक्सपो के रूप में इस द्विवार्षिक कार्यक्रम की
परंपरागत शुरुआत वर्ष 2014 में दिल्ली में की गई थी, जिसके बाद से इसे कई नए स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है, जैसे कि वर्ष 2016 में जो है गोवा में, और 2018 में चेन्नई में, और लखनऊ में 2020 में। तो इनको ज़रूर याद रखिएगा कब कब कहाँ पर किया गया है। तो गोवा 2016, 2014 दिल्ली, फिर इसके बाद चेन्नई में 2018 में, फिर लखनऊ में 2022 में, इसके बाद फिर 2 वर्ष यानी 2022 में जो है गांधीनगर गुजरात में। अगला है आपका किसान ड्रोन। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र भारत में खेतों की कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन किसान यात्रा की भी शुरुआत की है। समावेशी ड्रोन विकास सुनिश्चित करने हेतु पहली बार बजट 2022 में इस पहल की घोषणा की गई थी। इससे पहले सरकार ने देश में ड्रोन की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि देश के भीतर ही ड्रोन के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। अगला तथ्य है केरल में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम। मार्च 2022 में भारत की महापंजीयक की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा भारत में वर्ष 2017 से 19 में मातृ मृत्यु दर पर एक विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। इस बुलेटिन के अनुसार देश की मातृ मृत्यु अनुपात में 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। एमएमआर जो वर्ष 2016-18 में 113 था, वह 17 और 19 में घटकर 103 हो गया है, जो कि 8.8% की गिरावट को दर्शाता है। राज्यों के संदर्भ में केरल एक बार फिर शीर्ष पर रहा है, जिसमें केरल ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात यानी 30 दर्ज किया है। एमएमआर जो है वह प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर पर जो है होती है। सतत विकास लक्ष्य की अगर बात करोगे तो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 5 से बढ़कर 7 हो गई है। इन राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और गुजरात हैं। तो याद रखिएगा मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम किस राज्य का रहा है, तो यह केरल का। अगला तथ्य है मुंबई कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। कौन? मुंबई। 13 मार्च 2022 को बृहत मुंबई नगर निगम द्वारा अपनी पहली मुंबई जलवायु कार्य योजना का अनावरण किया गया है। इसका उद्देश्य एक जलवायु लचीला शहर बनाने और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना हासिल है। ठीक है, तो याद रखना है कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला भारत का या पूरे दक्षिण एशिया का जो पहला शहर है, याद रखिएगा मुंबई है। इसके साथ ही मुंबई कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। मुंबई का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे रहने का है। तो भारत सरकार का जो लक्ष्य है शुद्ध शून्य कार्बन तक, ठीक है, तो शून्य कार्बन का जो लक्ष्य है वर्ष 2070 है, लेकिन वहीं पर मुंबई का कहना है कि वर्ष 2050 तक ही क्या है हासिल कर लेना है। इसके लक्ष्य में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कमी और वर्ष 2040 तक 44% की कमी भी शामिल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य। तो राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह नागालैंड है। 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। तो राष्ट्रीय ई विधान के तहत ही जो है इसने जो अपना विधानसभा है इसको पूरी तरह क्या है पेपरलेस यानी डिजिटल कर लिया है। इसके लिए 60 सदस्यीय विधानसभा, तो नागालैंड में कितने एमपी हैं, तो 60 माफ़ कीजिएगा एमएलए, ठीक है, तो 60 एमएलए हैं, 60 विधानसभा सदस्य हैं। हर विधायक की टेबल पर एक टेबल या ई बुक लगाई गई है, जहां नेवा ऐप के माध्यम से वह सदन की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज आदि देख सकेंगे।
ठीक है, तो नेवा यानी राष्ट्रीय विधान परिषद है, याद रखिए। नेवा योजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है, जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। ठीक है, वैसे यूपी विधानसभा भी देखते होंगे तो वो भी पूरी तरह क्या है, डिजिटल हो गई है, पेपरलेस। चलिए अगला है आपका कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है एक्वेरियम। कहाँ खोला गया है? कर्नाटका राज्य में। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एयरक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है। आईटी कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक अनूठा नवाचार बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से जारी यह भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम सभी संस्थानों और स्रोतों से जल संबंधी डेटा की एक विशिष्ट सूची प्रदान करता है, जो कि कुछ सामान्य विकासात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। अगला फैक्ट है मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फॉर मॉर्निंग कंसल्ट के 13 वैश्विक नेता सर्वे में नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में 77% स्कोर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 12 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग 17 मार्च 2022 को जारी परिणाम के अनुसार सर्वे में सम्मिलित वैश्विक नेता की लोकप्रियता की सूची में नरेंद्र मोदी, मैनुअल लोपेज अब ओब्राडोर मैक्सिको और मारिया द्रागी इटली क्रमशः जो है पहले स्थान पर हैं, याद रखिएगा। तो पहले स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको के, और तीसरे नंबर पर मारिया द्रागी इटली की हैं। अगला तथ्य है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। 9 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यकता से अधिक अर्थात सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। एनएलएमसी को पहली बार केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे अब भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम 5,000 करोड़ की प्रारंभिक शेयर पूंजी और 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी उद्यम होगा। सरकारी उद्यम। अगला तथ्य है विंग्स इंडिया 2022। 24 से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। किसके किसके सहयोग से? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्लस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा। यह नागरिक उड्डयन, वाणिज्य, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जो देश को विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र में बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु इंडिया @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज है। नेक्स्ट है GRI। तो 20 मार्च 2022 को ऑटिज्म से पीड़ित पैरा स्विमर GRI ने पाक जल डमरू मध्य में 28.5 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे और 10 मिनट में तय कर इतिहास रच दिया है। वर्ष 2004 में भूला चौधरी ने बनाए 13 घंटे 52 मिनट के विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर GRI पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। तो याद रखिएगा GRI के बारे में, इन्होंने बहुत ही कम समय में सबसे तेज महिला तैराक यानी 13 घंटे
10 मिनट में 28.5 किलोमीटर की दूरी को जो है इन्होंने तैर कर जो है पार किया है जलडमरू मध्य में। पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर है ये? तो पाक जलडमरू मध्य और पाक जलसंधि नाम से मत गेस कर लेना, पाकिस्तान भारत लगाना है, ठीक है, भारत श्रीलंका। आगे देखते हैं, वृक्ष टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। तो वृक्ष टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र 22 मार्च 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वांग झिगांग की अध्यक्षता में वृक्ष टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है। यह केंद्र टीकाकरण संसाधनों को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षित तथा प्रभावकारी कोविड-19 टीकों के लिए समान पहुंच की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला है अमेरिका की बोमा तकनीकी। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि रामसर साइट में पहला आपका रहा है स्थल शामिल होने वाला, ठीक है। तो ये आपका चिल्का लेक प्लस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया गया था, जो रामसर साइट है पहली भारत की। तो इसमें आप देखेंगे तो वर्तमान में तो रामसर साइट कितनी है, टोटल 49 हैं दोस्तों। चलिए, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग चीतल या चित्तीदार हरिणों के पकड़ने और उन्हें मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा, अफ्रीका की बोमा जो तकनीकी है, ये इसका तकनीक का जो प्रयोग किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, जो है जो चीतल और चित्तीदार हिरण थे उनको पकड़ने और उन्हें मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व पहुंचाने के लिए किया गया था। बोमा कैप्चरिंग तकनीकी अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों को पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा मैप केंद्र। एक्स्ट्रा मैप केंद्र 19 मार्च 2022 को भारत सरकार की प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने IIT मद्रास में नए जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वा मैप का उद्घाटन किया है। तो एक्वा मैप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? IIT मद्रास में। एक्वा मैप का उद्देश्य प्रबंधन और नवीन प्रौद्योगिकियों में सर्वोत्तम पहलों का लाभ उठाकर एक मापनीय मॉडल के रूप में देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्मार्ट और सर्वोत्तम जल प्रबंधन पहलों को डिज़ाइन और विकसित करके जटिल और चुनौतीपूर्ण जल समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। अगला है आरोग्य वनम। तो 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन प्रांगण में किया गया है। कहाँ पर? जो राष्ट्रपति भवन प्रांगण है, इसमें आरोग्य वनम का उद्घाटन जो है किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। यह 6.6 एकड़ क्षेत्र में योग मुद्रा में बैठे किसी मनुष्य के आकार में विकसित नवनिर्मित औषधि वन है। इस आरोग्य वनम में लगभग 215 प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे उगाए गए हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय उपचार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इंद्रायणी मेडिसिटी। भारत का पहला चिकित्सा शहर महाराष्ट्र के पुणे के खेड तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में बनाया जाएगा। भारत का पहला चिकित्सा शहर, तो भारत का पहला जो मेडिकल सिटी है कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे के खेड तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसका नाम होगा इंद्रायणी मेडिसिटी। महाराष्ट्र सरकार की यह परियोजना है 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करेगी। यह चिकित्सा शहर न केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है इस्लामोफोबिया से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इस्लामोफोबिया दिवस हर साल कब? 15 मार्च को। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव 15 मार्च 2022 को इस्लामिक सहयोगी संगठन की ओर से पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय सेना ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्मृति में
यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया है। अगला फैक्ट है एंटोनोव 225 मरिया। यूक्रेन व रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मरिया तबाह हो गया। कीव के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा ये विमान रूस की गोलाबारी में नष्ट हो गया है। विमान का नाम AN-225 मारिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ सपना है। तो ये जो विमान रहा है वो कहाँ का रहा है, तो यूक्रेन का रहा है। इस विमान को यूक्रेन की सरकारी डिफेंस कंपनी यूक्रोबोरान प्रोम ने तैयार किया था और इस विमान को वर्ष 1980 में तैयार किया गया था तथा जिसमें एक बार में 640 टन तक सामान लादा जा सकता था। विमान को सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एनर्जिया रॉकेट के बूस्टर और क्लास ऑर्बिटर्स को एयरलिफ्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे मैसेसेट्स BMT को बदलने के लिए विकसित किया गया था। AN-225 का मूल मिशन और उद्देश्य लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका की शटल कैरियर एयरक्राफ्ट के समान है। यह 850 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 टन माल का परिवहन कर सकता था।